चैप्टर नंबर 3 है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर में अगर देखा जाए तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग को पढ़ना है। एक डिस्कस करना है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, ठीक है, और एक डिस्कस करना है हम लोग को कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब दो ही ब्रॉड टॉपिक है जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या आता है इसमें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में? फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, principles, concepts and guidelines which have been developed over period of time to bring uniformity and consistency to the process of अकाउंटिंग। या अगर हम एक लाइन में बोले इन सबको समराइज करके तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कुछ रूल सीख रहे हैं, कुछ हम लोग रूल सीख रहे हैं जो अकाउंटिंग करते समय हम लोग को ध्यान रखना है। चाहे तुम उसको अकाउंटिंग एजम्पशंस कह लो, तुम उसको अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कह लो, चाहे तुम उसको अकाउंटिंग का कंसेप्ट कह लो, चाहे अकाउंटिंग का गाइडलाइन कह लो। मतलब कुछ हम लोग नियम कानून सीख रहे, कुछ गाइडलाइन सीख रहे जिसको फॉलो करना है जब भी अकाउंटिंग करेंगे। लाइक एक हम लोग को गाइडलाइन तो शुरू से मालूम है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो क्या कहता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ये हम लोग एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ना, बिजनेस अलग है बिजनेसमैन अलग है। तो ऐसा ही कुछ और भी रूल्स हम लोग को कुछ और प्रिंसिपल्स सीखना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चाहे उसको अलग अलग नाम से बुला लो, चाहे तुम उसको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कह लो, प्रिंसिपल्स कह लो, कंसेप्ट्स के नाम से बुला लो, चाहे गाइडलाइंस के नाम से बुला लो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को हल्का फुल्का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, ये भी क्या है, कुछ रूल्स है जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI which is the regulatory body for standardization of accounting policies in the country has also issued accounting standard। कहने का मतलब क्या, ऑल ओवर द इंडिया मान लीजिए अगर सब कोई सेम रूल फॉलो नहीं करेंगे अकाउंटिंग करते समय तो सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अलग अलग रिजल्ट शो करेगा। तो पूरे अकाउंटिंग प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, पूरे अकाउंटिंग प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाए गए जो किसके द्वारा दिया गया, हमारे ICI के द्वारा। ठीक है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये जितना भी प्रिंसिपल्स हम लोग सीखने वाले हैं उसके बारे में बताया गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्चुअली में होते क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। ये एक्चुअली क्या है, एक तरह के रूल्स कह लो या कुछ गाइडलाइंस कह लो, विच आर अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जब भी हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे या जब उसको हम रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हम लोग को कुछ रूल्स दिया गया है, कुछ गाइडलाइंस दिया गया है जिसको फॉलो करना है in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statement, ताकि जो हम लोग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन करके हमारा तैयार होगा उसमें हम लोग क्या मेंटेन कर सकेंगे, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी कहने का मतलब क्या, अगर सब कोई सेम रूल सेम गाइडलाइन को फॉलो करके अगर अकाउंटिंग करेगा तो सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम लाइन पर बनेगा, तो उसको हम कंपेयर भी कर पाएंगे। ये नहीं बोल रहे कि रिजल्ट सेम आएगा, ऑब्वियस बात है, मेरा बिजनेस का प्रॉफिट कुछ और होगा, तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट कुछ और होगा, बट मेरा अकाउंटिंग करने का तरीका और तुम्हारे अकाउंटिंग करने का तरीका दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों में यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए, ताकि हम लोग अपने रिजल्ट्स को क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और पॉलिसी से बना हुआ है, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और पॉलिसी से बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना अकाउंटिंग कैश बेसिस पर कर रहे हो और तुम अपना अकाउंटिंग किस पर कर रहे हो, एक्रूअल बेसिस पर कर रहे हो, तो क्या कभी कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्हेन एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कुछ रूल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको एक्सेप्ट करता है। जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो इन प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करके चलेंगे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब कुछ उसूल है जिसका हम लोग को पालन करना है। ठीक है, ये जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इसका कुछ नेचर है। नेचर क्या है, ये सबसे पहले क्या है, मैन मेड। मैन मेड मतलब क्या, ये प्रिंसिपल, ये उसूल हम ही लोग बनाए हैं। ये जो प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस अलग है बिजनेसमैन अलग है, ये कोई ऊपर से टपक करके नहीं आया। ये प्रिंसिपल कौन बनाया, हम ही लोग बनाए कि बिजनेस को अलग लेकर के चलो, बिजनेसमैन को अलग लेकर के चलो, और हम लोग बिजनेस के नजर से सारा अकाउंटिंग करेंगे ताकि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर सके। ऑनर का पर्सनल ट्रांजेक्शन को और बिजनेस ट्रांजेक्शन को मिक्सअप नहीं करना है, तो ये उसूल हम ही लोग बनाए हैं। तो ये सब जितने भी प्रिंसिपल्स हम लोग बनाए वो सब क्या है, मैन मेड है। दूसरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। मतलब एक पार्टिकुलर सिचुएशन में मान लीजिए तुमको कोई प्रिंसिपल फॉलो करना है,
या तुम्हारे पास कोई अल्टरनेटिव प्रिंसिपल है तो तुम अल्टरनेटिव प्रिंसिपल को भी फॉलो कर सकते हो। कहने का मतलब अगर तुमको कैश बेसिस फॉलो करना है तो तुम कैश बेसिस फॉलो करो, तुमको एक्रूअल बेसिस फॉलो करना है तुमको एक्रूअल बेसिस फॉलो करो। लाइक डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो तुमको डिसाइड करना है कि तुम एसएलएम फॉलो करोगे कि डब्ल्यूडीवी फॉलो करोगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे समय के साथ ये और इवॉल्व होते जा रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइड फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड। ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या कर रहा है, तुमको गाइड कर रहा है कि अकाउंटिंग करना कैसे है, अकाउंटिंग करना कैसे है। और ये सारे प्रिंसिपल्स को सब कोई फॉलो करके चलते, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सर कुछ भी नहीं समझ में आया, इतना देर से जो बकवास की है बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला था, बिकॉज ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, लाइक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या, इसलिए इतना दिन से इस चैप्टर को भी टाल रहे थे। अब जो भी पढ़ाएंगे वो समझने आने वाला है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है, एक पढ़ना है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस है जिसको मान करके अकाउंटिंग किया जाता है, और कुछ उसूल है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स है जिसको हमको फॉलो करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पूरा प्योर थ्योरी था। ठीक है, चलो अब यहाँ से डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। देखो क्या क्या एजम्पशंस हम लोग को फॉलो करना है। 3 एजम्पशन हम लोग को हमेशा अकाउंटिंग में फॉलो करना होता है। 3 एजम्पशंस हमेशा हम लोग को अकाउंटिंग में फॉलो करना होता है। पहला एजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। एक एजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है कि हम लोग मान करके चलते कि हमारा बिजनेस चलता है और लंबे समय तक चलता रहेगा। हम लोग को नियर फ्यूचर में अपने बिजनेस को बंद करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई भी बिजनेसमैन ये मान करके चलता है कि उसका बिजनेस एक लंबे समय तक, एक इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। पहला एजम्पशन ये। दूसरा एजम्पशन है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या कहता है, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जो भी अकाउंटिंग मेथड या जो भी टेक्निक्स तुम यूज करोगे अकाउंटिंग करते समय, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इस साल कुछ टेक्निक फॉलो किए, अगले साल कुछ टेक्निक फॉलो किए। ऐसा नहीं कर सकते कि इस साल कैश बेसिस फॉलो करोगे, फिर तुम एक्रूअल बेसिस फॉलो करोगे, फिर कैश बेसिस फॉलो करोगे, फिर एक्रूअल बेसिस। नहीं, हम लोग को हमेशा एक ही प्रैक्टिस को फॉलो करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, अगर तुमको लगता है कि कभी तुमको अपने टेक्निक को या अपने प्रैक्टिस को चेंज करने का रिक्वायरमेंट है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो तुम उसको चेंज भी कर सकते हो। अदरवाइज जो भी तुम टेक्निक यूज करोगे अकाउंटिंग में, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या रहना चाहिए, सेम, कंसिस्टेंसी फॉलो करना है। और एक प्रिंसिपल एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन क्या कहता है, हम अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब एक्चुअली में वो ट्रांजेक्शन होता है, ना कि उसका सेटलमेंट कब होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए फरवरी में किसी को गुड्स सेल कर दिए और वो हमको पेमेंट कब देगा जाकर के, मान लीजिए अप्रैल में, तो ये सेल कब रिकॉर्ड माना जाएगा, फरवरी में। हाँ, ऑल दो पेमेंट कब मिल रहा है हम लोग को, अप्रैल में, तो सेटलमेंट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, देखो The fundamental accounting assumptions are the assumptions which are presumed to have been followed। जो लोग मान करके चलते कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं while preparing the books of account। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अभी यहाँ पर मेरे पास क्लास 11th में आकर के बैठे हो, तो हम तुम लोग को ये मान करके पढ़ा रहे कि तुम लोग क्लास 10th पास कर चुका है। अगर मेरे पास कोई बच्चा आकर के एडमिशन ले रहा है क्लास 11 में अकाउंट्स में, तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि भैया वो 10th क्लास तो अपना पास कर चुका है। तो एजम्पशन का मतलब कुछ चीज हम लोग मान करके चलते हैं। If a firm does not follow any of the fundamental accounting assumption, then the firm is required to disclose this fact together with the reason for not following them। But अगर तुम किसी assumption को नहीं follow कर रहे हो, तुम अगर किसी assumption को नहीं follow कर रहे हो, तो तुमको चला करके बताना होगा कि हम इस assumption को follow नहीं कर रहे। मतलब हमारे पास जो 3 assumption है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, वो मान करके ही अकाउंटिंग किया जाता है। मतलब हम लोग हमेशा मान करके चलते कि हम लोग एक्रूअल बेसिस पर काम कर रहे हैं, हमेशा मान करके चल रहे कि हमारा बिजनेस चलता है तो चलता ही रहेगा, और हमेशा हम लोग एक प्रैक्टिस को जो फॉलो करते हैं वो ओवर पीरियड टाइम उसी को फॉलो करते हैं। बट अगर तुम अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज करना चाहते हो, या तुमको लगता है कि नियर फ्यूचर में तुम्हारा बिजनेस बंद होने वाला है, या तुम एक्रूअल बेसिस से कैश बेसिस में शिफ्ट करना चाहते हो, तो तुमको अलग से बताना होगा कि हम अपने अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, देखो ये 3 एजम्पशन है, बस तुम लोग को ये 3 एजम्पशन ही याद रखना है। पहला एजम्पशन है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ठीक है, पढ़ना एक एक करके। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस सेल
कंटिन्यू फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ये assumption कहता है कि हम लोग जब भी अकाउंटिंग करेंगे हम लोग ये मान करके चलेंगे कि हमारा बिजनेस एक इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता ही रहेगा। एंड देयर इज नाइदर एनी इंटेंशन नॉर एनी नेसेसिटी टू क्लोज डाउन द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। मतलब ना ही हम ये सोच रहे कि हम अपना बिजनेस बंद करने वाले हैं और ना ही हम ये सोचेंगे कि अपने बिजनेस का स्केल को कम करने वाले हैं। स्केल कम कहने का मतलब क्या, मान लीजिए मेरा 5 फैक्ट्री है या मेरा 5 ब्रांच है, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि उसमें से 5 ब्रांच में से 3 ब्रांच बंद हो जाएगा। ना तो हम अपने बिजनेस के बंद होने के बारे में सोचेंगे और ना ही तो मेरा बिजनेस का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन उसके कम होने के बारे में सोचेंगे। सिंपल सा बात है, कोई भी बिजनेसमैन अपने बारे में बुरा क्यों सोचेगा। हम लोग मान करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस तो लंबे समय तक चलता ही रहेगा, नियर फ्यूचर में हमको बिजनेस को बंद करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही हमको अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को कम करने का रिक्वायरमेंट है। हम लोग रोज रात को जब सोते हैं तो क्या सोच करके सोते हैं कि कल मर जाएंगे, नहीं, या कल मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, नहीं, हम तो यही सोच करके सोते हैं कि कल भी सुबह उठना है ना। तो वही है, हर बिजनेसमैन ये मान करके चलता है कि हमारा बिजनेस चलता है तो लंबे समय तक चलता ही रहेगा। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और सारे ट्रांजेक्शन को हम इसी नजरिए से रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलेगा। सर इससे होगा क्या, इससे होने वाला ये है कि जब हम बोलते हैं ना बिजनेस में एसेट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होता है, वो एसेट जिसका बेनिफिट हमको विद इन 12 मंथ्स मिलने वाला है, और नॉन करंट एसेट्स वो जिसका बेनिफिट हमको मोर देन 12 मंथ्स मिलने वाला है। तो तुमको भगवान आकर के बताए थे कि 12 मंथ के बाद बिजनेस चलेगा, तुमको क्या पता कि तुम्हारा बिजनेस 12 मंथ के बाद चलेगा भी कि नहीं चलेगा। इसका मतलब तुम लोग एज्यूम करके चले हो कि तुम्हारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तभी तो तुम कह रहे हो कि मेरा एसेट्स 2 तरह से क्लासिफाई हो सकता है। वो एसेट जिसका बेनिफिट हमको कब मिल जाएगा, 12 मंथ के अंदर, उसको करंट मान लो, लेकिन वो एसेट जो हमको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा उसको क्या बोलोगे, नॉन करंट एसेट। इसका मतलब तुम एज्यूम किए कि तुम्हारा बिजनेस भी लंबे समय तक चलेगा, तभी तो तुम एसेट्स को किस में क्लासिफाई कर रहे हो, नॉन करंट एसेट्स में। अच्छा, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा बिजनेस ही बंद होने वाला है, मतलब इसी साल तुम अपने बिजनेस को बंद कर दोगे, तब तुम अगर मान लीजिए सपोज करो हम 2011 में बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, और हमको लगता है कि 2012 में इनको अपने बिजनेस को बंद कर देना है, तो हम 2011 में अपने बैलेंस शीट में क्या कुछ नॉन करंट एसेट्स दिखा पाएंगे, नहीं, सारा ही तो मेरा क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स बन जाएगा। क्यों, क्योंकि नियर फ्यूचर में हमको अपने बिजनेस को क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि हम लोग मान करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक कंटिन्यू करेगा, तो इसीलिए तो हम लोग अपने एसेट्स को बैलेंस शीट में जब शो करते हैं तो एक करंट एसेट्स दिखाते हैं और एक नॉन करंट एसेट्स दिखाते हैं। अच्छा, हम लोग एक ये भी पढ़े थे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट नॉन करंट का भी तो वही कंसेप्ट है। करंट लायबिलिटी वो जिसका पेमेंट कब करना है, 12 मंथ के अंदर, और नॉन करंट लायबिलिटी वो जिसका पेमेंट हमको कब करना है, आफ्टर 12 मंथ्स। तो भैया तुमको कैसे पता कि आफ्टर 12 मंथ्स तुम्हारा बिजनेस रहेगा कि नहीं, तो तुम मान करके चल रहे हो ना भैया हमको लंबे समय तक बिजनेस को कंटिन्यू करना है, तभी तो बैंक से जाकर के लॉन्ग टर्म लोन लोगे। बैंक वाला भी तुमको जब लोन दे रहा तो वो भी तो यही ना देख रहा है कि हाँ तुम अपना बिजनेस को नियर फ्यूचर में बंद नहीं करोगे, तभी तो तुमको लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फैसिलिटेट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता ही नहीं तो तुम कोई भी एसेट्स को करंट और नॉन करंट में फिर क्लासिफाई करते क्यों। तुमको तो पता है कि 4 महीने के बाद बिजनेस को बंद करना, तो सारा एसेट्स तुम्हारा कौन सा होगा, करंट एसेट्स बन जाता। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, मतलब कि करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी का भी झमेला फिर खत्म हो जाता। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम लोग एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किए थे 2 पार्ट में, एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक था कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट हमको करंट ईयर में मिलता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम लोग फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए खरीदते हैं, जिससे हमारे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है और इसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलता है। तो यहां पर भी तो वही बात आ रहा है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ठीक है, On the basis of this assumption, fixed assets are recorded at their cost। हम जो भी मार्केट से फिक्स एसेट्स परचेज करके लाएंगे, फिक्स एसेट्स क्या होता है, वो एसेट जिसको हम बिजनेस में खरीद करके लाते हैं यूज करने के पर्पस के लिए, बेचने के लिए नहीं लाते, और जिसको लॉन्ग टर्म तक हम यूज करेंगे, जैसे बिल्डिंग खरीद लिए, मशीन खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए, कोई इक्विपमेंट खरीद लिए। तो जो भी फिक्स एसेट्स हम मार्केट से खरीद करके लाएंगे उसको किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर, मतलब जितने का पेमेंट किए उतने पर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ रेदर देन देयर मार्केट वैल्यू। और धीरे धीरे करके उस एसेट को क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि एसेट का बेनिफिट हमको लगता है कि लॉन्ग टर्म तक मिलेगा और हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा। तो अगर तुम जैसे कोई मान लीजिए फर्नीचर परचेज कर लिए, तो तुम एज्यूम कर सकते हो कि फर्नीचर का लाइफ मान लीजिए 10 साल है। मान लीजिए हम एक फर्नीचर परचेज किए 2 लाख रुपए का, और फर्नीचर का लाइफ कितना है, 10 साल, हम एज्यूम कर लिए, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 2 लाख का फर्नीचर है और 10 साल चलेगा, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा,
2 लाख डिवाइड बाय 10, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 20,000। तो धीरे धीरे हम सबसे पहले तो फर्नीचर को एसेट मान लेंगे और धीरे धीरे उसमें से क्या राइट ऑफ करते जाएंगे, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते जाएंगे। लेकिन सोचो अगर तुम एक एसेट खरीद करके लाते और तुमको अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाना ही नहीं है, मतलब इसी साल, मतलब आज बिजनेस स्टार्ट किया और 6 महीने में बिजनेस को खत्म कर देना है, तो बताओ हम चाहे फर्नीचर खरीदे, चाहे मशीन खरीदे, चाहे कंप्यूटर खरीदे, कोई भी फिक्स एसेट्स नहीं होगा, वो सबको तो एक्सपेंस मान लेंगे ना। करंट ईयर में तुमको बिजनेस चला करके करंट ईयर में ही खत्म कर देना है, तो तुम मार्केट से जो भी चीज खरीद करके ला रहे हो वो सब तुम्हारे लिए क्या माना जाएगा, खर्चा माना जाएगा। क्या उसको एसेट मान पाओगे, नहीं। लेकिन जब हम बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो मार्केट से कोई ऐसा सामान खरीद करके ला रहे हैं जिसको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, तो क्या उसको एक बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दर्शन करा दे, नहीं। उसको सबसे पहले क्या मान लेते हैं, एसेट मान लेते हैं और धीरे धीरे उसका कुछ पार्ट डेप्रिसिएशन के फॉर्म में कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये सब तो तुम लोग को पहले से पता था, ये करंट नॉन करंट ये सब, लेकिन ये सब के पीछे लॉजिक क्या था, गोइंग कंसर्न एजम्पशन चल रहा था। It is because of this assumption that outside parties enter into long term contract with the enterprise। बताओ तुम किसी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में कैसे इंटर कर सकते हो, यही सोच करके कि तुम्हारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। अगर तुमको 3 महीने में बिजनेस को बंद करना है तो कभी भी तुम बैंक से जाकर के लॉन्ग टर्म लोन्स लोगे, नहीं लोगे, ठीक है। गिव लोन्स एंड परचेस शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द एंटरप्राइज। दिस assumption इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूटी assumptions, ठीक है। तो पहला assumption हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो यही मान करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तभी तो हम लोग अपने एसेट्स को करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई कर पाते हैं, लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई करते हैं, जो भी फिक्स्ड एसेट्स मार्केट से परचेज करके लाते हैं उसको बैलेंस शीट में एट कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते जाते हैं। किसी बाहर वाले पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी करते हो तो यही मान करके करते हो कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया, गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है। अच्छा, अब अगर तुम अकाउंट्स में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं फॉलो कर रहे होगे, मतलब तुमको तुम्हारे बिजनेस को 3 मंथ में बंद करके खत्म करना है, तब तुमको डिस्क्लोजर देना होगा कि हाँ हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। अदरवाइज एजम्पशन का मतलब क्या होता है, वो चीज जो मान करके चला जा रहा है उसको बताने का जरूरत नहीं है, वो चीज जिसको मान करके चला जा रहा है अलग से बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला तो ये एजम्पशन था। दूसरा क्या है, अब तुम इसको एजम्पशन कहो चाहे रूल, हम इस पूरे चैप्टर को एक तरह से रूल ही ना कह दिए, तुम्हारे लिए तो ये नियम ही हो गया ना, तुम्हारे लिए तो एक तरह से क्या है, ये नियम है जिसको तुमको मान करके चलना है, चाहे तुम उसको कोई भी नाम से बुला लो, ठीक है। दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। तुम यहाँ पर एजम्पशन वर्ड यूज कर लो, यहाँ पर तुम कंसेप्ट वर्ड यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या कहता है कि हम लोग एक बार कोई टेक्निक को यूज करते हैं अकाउंटिंग में, जैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का 2 तरीका होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड पर भी कैलकुलेट होता है और एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर भी कैलकुलेट होता है। ये दोनों मेथड सीखेंगे बाद में डेप्रिसिएशन चैप्टर में जाकर के। अभी हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि मान लीजिए किसी भी चीज का डेप्रिसिएशन निकालने का 2 तरीका है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम लोग एक बार एक तरीके को चूज कर लिए तो साल दर साल फिर उसी मेथड को हम लोग को यूज करना है। जैसे समझो ना, तुम्हारे घर से स्कूल जाने का रास्ता बहुत सारा हो सकता है, तुम्हारे घर से स्कूल जाने का रास्ता बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक बार जो तुम रास्ता को चुन लिए, एक बार जो रास्ता को चुन लिए, तो डेली स्कूल किस रास्ते से जाओगे, उसी रास्ते से जाओगे। तो कंसिस्टेंसी यही कहता है, एक बार जो मेथड यूज कर लिए या एक बार जो मेथड को अडॉप्ट कर लिए, जो टेक्निक को यूज कर लिए अकाउंटिंग करते समय, हमेशा उसी टेक्निक को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि कभी ये टेक्निक फॉलो करेंगे, कभी वो टेक्निक फॉलो करेंगे, कभी ये मेथड फॉलो करेंगे, कभी वो मेथड फॉलो करेंगे, ऐसा काम नहीं करना है। हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है, ठीक है। According to this assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। एक बार जो नियम चुन लिए उसी को तुमको बार बार फॉलो करना है। This concept provides comparability to accounting data of the same enterprise over different time period known as intra-firm comparison and with other firm known as intra-firm comparison। अब सुनो होता क्या है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करने से ना हम लोग अपने डाटा को कंपेयर कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 2010 का बैलेंस शीट बना है कैश बेसिस पर, लेकिन फिर 2011 का बैलेंस शीट बना रहे एक्रोल बेसिस पर, फिर 2012 का बना रहे बैलेंस शीट कैश बेसिस पर, फिर 2013 का बैलेंस शीट बनाएंगे एक्रोल बेसिस पर, तो क्या हम कंपेयर कर पाएंगे? तुम खुद सोचो, तुमको स्कूल में जो रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है, एक बार रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है सीजीपीए के फॉर्मेट में और एक बार रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है परसेंटेज वाले फॉर्मेट में, तुम कंपेयर कर पाओगे क्या? नहीं। दोनों का फॉर्मेट जब तक सेम नहीं रहेगा, दोनों को बनाने का तरीका जब तक सेम नहीं रहेगा, तुम क्या कंपेयर कर पाओगे? नहीं। एक बार तो तुम देखोगे अकाउंट्स में मार्क्स लिखा हुआ A+ और एक बार देखोगे अकाउंट्स में लिखा हुआ 80%, क्या दोनों कंपेरेबल है? नहीं। तो सेम रूल को फॉलो करना होता है, सेम फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, सेम टेक्निक को फॉलो करना होता है, नहीं तो डाटा मेरा कंपेरेबल नहीं होगा, ठीक है। एक तो हम अपने ही डाटा को
को कंपेयर नहीं कर पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा हम किसी दूसरे के साथ भी तो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। सपोज करो तुम अपना अकाउंटिंग कर रहे हो किस बेसिस पर, कैश बेसिस पर, और हम अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं किस बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर, क्या कंपैरिजन हो पाएगा? नहीं, तुम्हारा प्रॉफिट कुछ और आएगा, मेरा प्रॉफिट कुछ और आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग को सेम रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि डाटा क्या हो, मैच नहीं मतलब कंपेरेबल हो। देखो एक इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, एक इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो 5 कंपनी के डाटा को लेकर के क्या करता होगा, एनालाइज करता होगा, तभी ना वो डिसीजन ले पाता है। तो बताओ कंपनी अगर सेम रूल फॉलो नहीं करेगी तो क्या डाटा को कंपेयर किया जा पाएगा? नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, तो हमको कंसिस्टेंसी फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बायस। हाँ, कंसिस्टेंसी फॉलो करने से पर्सनल बायसनेस खत्म हो जाता है। पर्सनल बायसनेस का मतलब क्या होता है, तुमको कभी लगता है कि ये काम मतलब ये टेक्निक को फॉलो करने से फायदा होगा तो वो टेक्निक फॉलो कर लिए, कभी लगता नहीं ऐसे करने से फायदा होगा तो बार बार तुम टेक्निक चूज कर रही, क्यों? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। कि मान लीजिए तुमको टैक्स बचाना है, तो तुम तो चाहोगे कि ऐसा टेक्निक यूज करें जिससे प्रॉफिट क्या है, कम, तो कभी ये टेक्निक यूज कर लिए, कभी ये टेक्निक यूज कर ली, तो वैसा नहीं चलेगा। तुमको एक ही टेक्निक एक बार अडॉप्ट करना है, कर लो, उसके बाद हमेशा उसी टेक्निक को लेकर के चलना है। तुम्हारा पर्सनल जजमेंट बार बार अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एंड हेल्प्स इन अचीविंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेयर, ताकि रिजल्ट को क्या जा सके, कंपेरेबल। This concept particularly becomes more important when 2 or more methods or alternative accounting practices are available and each one is equally acceptable. Consistency principle तब important हो जाता है जब हमारे पास एक काम करने का अलग अलग तरीका है, तब ना तुमको डिसीजन लेना है कि ये तरीके से काम होगा कि ये तरीके से काम होगा। अगर कोई काम करने का एक ही तरीका होता तब तो उसी तरीके से काम करना होगा। तो कंसिस्टेंसी वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब तुमको डिसीजन मेकिंग करना है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का 2 तरीका होता है, एक एसएलएम होता है और एक डब्ल्यूडीवी होता है। तो यहां तुमको डिसाइड करना होगा पहले कि कौन सा फॉलो करोगे। अगर हम एक बार एसएलएम अडॉप्ट कर लिए तो हमेशा क्या लेकर के चलेंगे, एसएलएम लेकर के चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, एक होता है डब्ल्यूडीवी और एक होता है एसएलएम, अ फर्म कैन चूज एनी वन मेथड बट अकॉर्डिंग टू दिस assumption it is assumed that the method once chosen and applied should be applied consistently year after year। जो चुनना है एक बार चुन लो और फिर हमेशा उसी को अप्लाई करना। ऐसा नहीं एक बार एसएलएम एक बार डब्ल्यूडीवी एक बार एसएलएम, ऐसा नहीं। But this concept does not mean that the method or a practice once adopted cannot be changed। But ये नहीं कहता है कि तुम एक बार अगर किसी कंसेप्ट को फॉलो कर लिए, किसी मेथड को फॉलो कर लिए तो फिर तुम चेंज ही नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार चूज कर लिए कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो जिंदगी भर स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालोगे। नहीं, तुम अपने मेथड को चेंज कर सकते हो, तुम अपने मेथड को चेंज कर सकते हो। कब कर सकते हो? 3 सिचुएशन में मेथड को चेंज किया जा सकता है। अगर इंडिया के किसी कानून में ऐसा चेंज आ जाए, जैसे मान लीजिए तुम कंपनी हो और कंपनी के ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। कंपनीज एक्ट का कहना है कि नहीं अब तुम लोग को एसएलएम फॉलो करना होगा। तुम पहले क्या फॉलो कर रहे थे, डब्ल्यूडीवी, और कंपनीज एक्ट में चेंज आ गया, क्या कहता है कि एसएलएम फॉलो करना होगा। तब तो तुमको लॉ का सुनना होगा, यानी कि अगर कानून में चेंज आ जाएगा तो तुमको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरा, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा भी बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया गया है, कुछ रूल्स दिया गया है। ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली किसको फॉलो करना होता है, जितने भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब क्या, अदर देन कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी तरह का चेंज आता है तो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात सुनना पड़ेगा फिर। या तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, अगर तुमको लगता है कि मेथड को चेंज करने से तुम्हारा जो अकाउंट्स बन करके तैयार होगा वो ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगा, तुम्हारा जो अकाउंट्स बनकर के तैयार होगा, तुम्हारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनकर के तैयार होगा वो ज्यादा बढ़िया बेटर पिक्चर प्रेजेंट करेगा तुम्हारे बिजनेस अफेयर को, तो तुम काम कर सकते हो। मतलब 3 सिचुएशन में तुम अपने मेथड को चेंज कर सकते हो। ऐसे तो तुमको कंसिस्टेंसी लेकर के चलना है, पर 3 सिचुएशन में मतलब अपने मन मर्जी से नहीं चेंज कर सकते हो। लॉ में चेंज आ जाए तो चलो चेंज करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ जाए तो चेंज करना पड़ेगा, या चेंज करने से कुछ अच्छा होता है, बेटर प्रेजेंटेशन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज करोगे तो तुमको डिस्क्लोजर देना होगा कि हाँ हम लोग मेथड को चेंज किए हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि हम लोग मान करके चलते कि एक बार जो नियम फॉलो कर लिया हमेशा वही नियम को फॉलो किया जाएगा। तो अगर तुम नियम को बदलोगे तो तुमको बताना पड़ेगा कि हम नियम को बदल रहे हैं और आखिर किस रीजन से हम अपने नियम को बदल रहे हैं। ठीक है, देखो बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं वो यूजर्स के साथ शेयर करते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो तुम अपने जब तक यूजर्स को सही प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करोगे क्या वो डिसीजन मेकिंग कर पाएगा? नहीं। तो मेन मेरा अकाउंटिंग क्या है, हम अकाउंटिंग करके लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को। तो जब तक तुम उसको क्लियर कट प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाएगा।
the method or practice may be changed if the law or accounting standard requires it, or the change will result in more meaningful presentation. However, the nature and effect of the change of method and justification for the change must be clearly disclosed. अगर तुम चेंज करते हो तो उसका तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी बताना पड़ेगा, और आखिर रीजन क्या है, चेंज करने का रीजन क्या है, क्या कोई लॉ में चेंज आया था, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट में चेंज आया, या चेंज करने से कोई बेटर प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा एजम्पशन क्या है, एक्रूअल। अब एक्रूअल एजम्पशन क्या है, हम लोग एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 पढ़े ना, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि अकाउंटिंग दो बेसिस पर किया जा सकता है, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोग एज्यूम करके हमेशा चलते कि क्या फॉलो करेंगे, एक्रूअल बेसिस, बिकॉज एक्रूअल बेसिस से ज्यादा सही प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, कैश बेसिस से सही प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलता है। तो ये हमारा एक तरह से एजम्पशन ही बन गया कि हम लोग क्या मान करके चलते हैं, एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, दैट इज एक्रूअल एजम्पशन फॉलो करते हैं। और अगर तुमको एक्रूअल एजम्पशन पर काम नहीं करना है, कुछ बिजनेसमैन है जिनका मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पर होता है, तो वो एक्रूअल बेसिस क्यों फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे, कैश बेसिस। तो इन दैट केस तुमको रिक्वायरमेंट बताना पड़ेगा कि हाँ हम लोग कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्रूअल बेसिस फॉलो करोगे तो बताने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हर कोई क्या फॉलो करता है, एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है। अच्छा, अब एक्रूअल बेसिस क्या है, लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या अंतर होता है, कैश बेसिस में हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअली में कैश का सेटलमेंट होता है, कैश आएगा या कैश जाएगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, जैसे ही बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करना है, उसके सेटलमेंट से लेना देना नहीं है। अगर हम फरवरी में किसी को गुड्स सेल कर दिए और वो पेमेंट हमको चाहे अप्रैल में ही जाकर के दे, हम सेल को कब रिकॉर्ड करेंगे, फरवरी में रिकॉर्ड करेंगे। यानी एक्चुअली सेटलमेंट से लेना देना नहीं है, ट्रांजैक्शन को पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा, सेटलमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। According to the accrual assumption, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into and not when the settlement takes place. यानी कि मान लीजिए अगर हम सपोज करो कहीं से कोई स्पेस यूज कर रहे हैं किराए पर, 10,000 रुपए पर मंथ जिसका रेंट है, तो साल भर का किराया कितना बनता है, 1,20,000। बट अगर सपोज करो हम अभी तक सिर्फ उसको 90,000 ही पेमेंट किए, सिर्फ 90,000 ही पेमेंट की है, लेकिन किराया मेरा कितना बनता था, 1,20,000। तो बताओ हम खर्चा कितना रिकॉर्ड करेंगे, 1,20,000। ऑल तो पेमेंट कितना की है, 90,000। इसका मतलब हमको अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी कंसिडर करना है। तो एक्रूअल एजम्पशन जब भी फॉलो करते हैं हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कंसिडर करके चलना होता है, ठीक है। Revenue and expenses are recorded in the period in which they become due rather when they are received or paid. हम अपने रेवेन्यू को मतलब कि इनकम को और एक्सपेंसेस को उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस पीरियड में वो ड्यू हो जाता है। एक्चुअली में कब रिसीव हुआ पेमेंट या हम पेमेंट कब किए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे साल भर का किराया 1,20,000 बनता है तो हमको 1,20,000 का खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऑल्दो हम पेमेंट कितना किए है, 90,000 रुपया, 30,000 का पेमेंट करना बाकी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 3 एजम्पशन था, फटाफट से बोलो। पहला एजम्पशन गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी। देखो अभी तक जितना पढ़े एक बार इजी कर लो, जितना दूर तक पढ़े। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग बेसिकली कुछ रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग को काम करना है। मतलब अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है ना। तो कुछ एजम्पशंस है जिसको हम लोग मान करके चलते हैं, 3 एजम्पशंस है जिसको मान करके चलना है। पहला एजम्पशन गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा एक्रूअल एजम्पशन। गोइंग कंसर्न क्या कहता है, गोइंग मतलब जो चलता रहेगा, और कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस, मतलब तुम मान करके चल रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। हम लोग मान करके चले कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। इस एजम्पशन के कारण ही हम अपने एसेट्स को क्लासिफाई कर पाते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में। लायबिलिटी को क्लासिफाई कर पाते हैं, करंट लायबिलिटी में एंड नॉन करंट लायबिलिटी में। एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई कर पाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और जो भी फिक्स एसेट्स को हम लोग परचेज करके लाते हैं उसको एट कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, डेप्रीशिएट करते जाते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, जो भी तरीका अकाउंटिंग करने का, जो भी मेथड्स, जो भी टेक्निक्स तुम यूज करोगे, हमेशा उसको सेम फॉलो करते रहना होगा। बट ये एजम्पशन ये नहीं कहता है कि तुम मेथड को चेंज कर नहीं सकते हो, ये बिल्कुल भी नहीं कहता है कि मेथड को चेंज नहीं करना है। लेकिन हाँ, मेथड को चेंज अपने मन मर्जी से नहीं करना है। चेंज करोगे तो 3 कंडीशन देखना होगा कि क्या कहीं लॉ में चेंज आया है तो चेंज करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आया है तो चेंज करना पड़ेगा, या तुमको लगता है कि तुम्हारे मेथड को चेंज करने से तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर प्रेजेंटेशन, मतलब बेटर पिक्चर शो करेगा, तब तुम उसको चेंज कर सकते हो। और एक्रूअल क्या कहता है, एक्रूअल एजम्पशन क्या कहता है कि हम अपने ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन होता है, सेटलमेंट से कोई लेना देना नहीं। मतलब हम ट्रांजैक्शन को पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, सेटलमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है।
चलो अब इसके बाद हम लोग को कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करना है, मतलब कुछ उसूल, कुछ सिद्धांत या कुछ रूल्स कह लो। चलो सबसे पहला प्रिंसिपल काफी सिंपल है, अकाउंटिंग एंटिटी या इसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल तो हम लोग कब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। सारे ट्रांजैक्शन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि बिजनेस के नजर से देखा जाए तो ऑनर एकमात्र क्रेडिटर की तरह है, मतलब ऑनर से जो बिजनेस से ऑनर से जो पैसा लिया जाता है कैपिटल के फॉर्म में, देखते हो वो बिजनेस के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होता है। इसका मतलब बिजनेस के नजर से सोचा जाए तो ऑनर मात्र एक तरह से क्रेडिटर है बिजनेस का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस principle, business is considered to be separate and distinct entity from its owner. business और owner दोनों अलग अलग है। Accounting is always done from the point of view of the business and not its owner. Accounting हम business के नजर से करते हैं, owner के नजर से नहीं करते। owner को क्या ट्रीट करते हैं बताओ? है तो वो मालिक, लेकिन उसको क्या मान के चलते हैं? क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। जितना कैपिटल लगाया है उतने के लिए वो हमारा बिजनेस का क्या माना जाएगा? एक तरह से क्रेडिटर माना जाएगा। और कैपिटल को हम अपने बिजनेस में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? लायबिलिटी साइड में। The personal transaction of the owner are kept separate from the business. Owner का पर्सनल ट्रांजेक्शन वो अपना पर्सनल रिकॉर्ड करेगा, उसको बिजनेस में मिक्स नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो जो खर्चा बिजनेस का है उसको रिकॉर्ड करेंगे। लाइक अगर कोई स्पेस लिए हुए तो उसका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, इंप्लॉय काम कर रहे हैं उसका सैलरी, ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या ऑनर के घर का रेंट को रिकॉर्ड करेंगे खर्चे में? नहीं। ऑनर के घर में कोई स्टाफ काम कर रहा है उसका खर्चा रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। यानी ऑनर का पर्सनल ट्रांजेक्शन और बिजनेस का ट्रांजेक्शन दोनों अलग अलग है। ऑनर के ट्रांजेक्शन को बिजनेस के ट्रांजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करेंगे। If this concept is not followed, सोचो अगर ये कंसेप्ट नहीं फॉलो हुआ होता तब क्या होता? अफेयर ऑफ द बिजनेस विल बी मिक्स्ड अप विद द प्राइवेट अफेयर ऑफ द प्रोप्राइटर एंड द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस विल नॉट बी अवेलेबल। अगर तुम मेरे घर का खर्चा, घर का इनकम को भी बिजनेस के साथ अगर मिक्स कर दोगे तो क्या तुम कभी भी मेरा बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर पाओगे? नहीं। तो इसलिए तुम अगर पार्टिकुलरली जानना चाहते हो कि तुम कोई व्यापार कर रहे हो, उससे कितना फायदा हुआ, उससे कितना नुकसान हुआ, तो उस व्यापार का इनकम और एक्सपेंस का हिसाब अलग रखो और अपने घर का खर्चे का हिसाब अलग रखो, ठीक है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये सबको ही फॉलो करना है, चाहे तुम कैसा भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, चाहे तुम सोल प्रोप्राइटरशिप फॉलो कर रहे हो, चाहे तुम पार्टनरशिप के फॉर्म में काम कर रहे हो, चाहे तुम कंपनी बना करके काम कर रहे हो, हर जगह यही नजरिए से काम होगा कि ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, सब जगह यही कंसेप्ट फॉलो होगा। ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है, ट्रांजैक्शन बिजनेस के नजरिए से रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑनर के नजर से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और सोचो अगर ये कंसेप्ट नहीं होता, इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये नहीं होता तो ऑनर का ट्रांजैक्शन और बिजनेस का ट्रांजैक्शन तो क्या हो जाता? मिक्स हो जाता। मतलब हम अपने इंस्टीट्यूशन का रेंट और अपने घर का रेंट को मिक्स करके खर्चे में दिखा देते हैं, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी तुम लोगों को पहले से ही मालूम था। हम अपने अकाउंटिंग करते समय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल। क्यों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्यों रिकॉर्ड करते हैं? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के कारण। बिकॉज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में जिसको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। According to this principle, only those transactions and events are recorded in the books of account which are capable of being expressed in terms of money. And this principle suffers from two major limitation. हाँ, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है इसमें दो कमी है। दो कमी क्या क्या है? ठीक है, हम अपने बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, हम लोग कई सारे क्वालिटेटिव बात को इग्नोर करके चलते हैं, है ना। लाइक ठीक है, अगर हम कोई माल परचेज कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, माल सेल कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन क्या हम अपने एम्प्लॉय के ईमानदारी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑनेस्टी को? एम्प्लॉय का ऑनेस्टी तुम्हारे बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर एम्प्लॉय अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। बट क्या हम उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। प्रोडक्ट का क्वालिटी भी काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस के लिए, क्या उसको रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। हमारा मैनेजमेंट का एफिशिएंसी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो हम काफी सारे चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। मींस क्वालिटेटिव transactions are
नॉट रिकॉर्डेड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। कोई भी बात कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर उसको मनी के टर्म में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सिंसियरिटी एंड क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉय, काफी इंपॉर्टेंट है, बट इसको तुम मनी के टर्म में तो नहीं ना कर सकते हो। और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन दो दे आर सो क्रूशियल फॉर द एंटरप्राइज। समझ में आ रहा? एम्प्लॉय का ऑनेस्टी हो गया, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी, सब बात तुम्हारे बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट सब चीज का मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता, हर चीज का मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता, तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। दूसरा कमी क्या है इस प्रॉब्लम इसमें, मनी इज कंसिडर्ड टू हैव अ स्टैटिक वैल्यू एज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजैक्शन डेट। हाँ, हम लोग यहाँ पर मान करके चलते हैं कि जो मनी का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल हम जब कोई फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, ठीक है, तो जिस डेट पर परचेज किए, जितने रुपए में परचेज किए, उसको उसी कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाएगा। मान लीजिए हम एक जमीन परचेज किए थे आज से 10 साल पहले 5 लाख रुपए का, तो मेरे बैलेंस शीट में आज भी वो कितने का दिख रहा होगा, 5 लाख का, बट उसका मार्केट वैल्यू तो काफी बदल गया होगा, जमीन का मार्केट वैल्यू काफी हाई हो गया होगा, बट हम लोग मार्केट वैल्यू को इग्नोर करके चलते हैं, तब तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसका मतलब हम लोग मान करके चल रहे हैं मनी का तो वैल्यू स्टैटिक है, मनी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, बट नहीं, मनी का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कि समझो ना, अगर मान लीजिए हम बात करें आज से पहले का 5 लाख रुपया और आज का 5 लाख रुपया में अंतर है। पहले का मान लिया आज से 10 साल पहले जो 10 रुपए का नोट का वैल्यू था, अगर आज तुम बात करोगे क्या 10 रुपए का नोट का वही वैल्यू होगा? नहीं, समय के साथ साथ मनी का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट हम लोग उस चेंज को क्या कर रहे हैं, इग्नोर करके चलते हैं। हम तो जो चीज जितने में खरीदे हमेशा उसको उतने में ही शो कर देते हैं, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का कहना क्या है, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे जिसको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में मेजर नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉय, ये सब बात को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। बताओ, मेरा कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ करके चला गया, क्या इसको रिकॉर्ड करोगे? कोई इंप्लॉय आया, कोई इंप्लॉय गया, इस बात को रिकॉर्ड नहीं करोगे। कोई इंप्लॉय कंपनी छोड़ करके जाएगा, मान लीजिए कोई बढ़िया इंप्लॉय तुम्हारे कंपनी को छोड़ करके जाएगा, तो ऑब्वियसली तुमको फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, बट स्टिल इसको हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि देखो भैया, अगर आज हम कोई बिजनेस को स्टार्ट किए तो हम तो ये मान करके चलेंगे कि हमको अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है, 10 साल 15 साल 20 साल तक जब तक चलेगा चलते रहेगा। तो हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फिर फाइंड आउट कब करेंगे? क्या सीधे जब हमारा बिजनेस बंद होगा 10 15 20 साल के बाद जब बंद होगा तब? नहीं, तब तक तो बहुत देर हो चुका होगा। हम लोग क्या करेंगे ना, अपने बिजनेस के पूरे लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 12 मंथ्स में ब्रेक कर देंगे, और हर 12 मंथ का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर जाकर के हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और अपना प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करेंगे। मतलब हम अपने पूरे बिजनेस के लाइफ को छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ तोड़ करके उसका परफॉर्मेंस को मेजर करते जाएंगे, ठीक है। According to this principle, the economic life of an enterprise is split into periodic interval, जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, और जनरली कितने मंथ का लेकर के चलते हैं? 12 मंथ्स का, so that its performance is measured at regular interval, तो ताकि हमको हर कुछ समय के बाद अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चल सकेगा, ताकि हम डिसीजन ले पाएंगे। मान लीजिए हम 4 ब्रांच है मान लीजिए, तो अब मान लीजिए अगर हम मेजर ही नहीं करें कि किस ब्रांच में कितना प्रॉफिट हो रहा है चाहे कितना लॉस हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई ब्रांच मेरा नुकसान में जा रहा होगा और कोई ब्रांच में मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ओवरऑल तो हमको दिख रहा है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर हमको सही समय पर पता चल जाता है कि किस ब्रांच में प्रॉफिट हो रहा है किस ब्रांच में लॉस हो रहा है, तो उस ब्रांच को हम बंद कर देते या उस ब्रांच में कुछ डिसीजन लेते कि हाँ इस ब्रांच को कैसे ठीक करना है। तो अगर हमको समय रहते अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलते रहेगा, तो हम क्या करते सहेंगे? डिसीजन लेते रहेंगे। तुम्हारे हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में भी टाइम टू टाइम एग्जाम क्यों लिया जाता है? सीधे बच्चे को नर्सरी में एडमिशन करा दो, केजी में एडमिशन करा दो, और सीधे 12-14 साल के बाद उसका एग्जाम लेना, कहानी खत्म हो जाएगा, बच्चा पढ़वे नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या होता है, मंथली टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, मंडे टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली हो गया, एनुअल एग्जाम लेते रहता है। क्यों? ताकि टाइम टू टाइम तुम्हारा परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जा सके, और ताकि तुम भी अपना परफॉर्मेंस को जान सको कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। तो उसी तरीके से हर बिजनेसमैन तो जानना चाहेगा ना भैया, हम जो व्यापार कर रहे हैं उससे कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तुम डेली मत कैलकुलेट करो भैया, डेली कौन बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना चाहता है? तुम कुछ समय में कैलकुलेट कर लो। तो हम लोग जनरली कितना मंथ में कैलकुलेट करते हैं? 12 मंथ, एक
स्टैंडर्ड प्रैक्टिस माना जा रहा है कि साल भर का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग अकाउंटिंग पीरियड लेकर के चलते हैं। अच्छा, अब ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड जो 1 ईयर का हम लोग जो लेकर के चलते हैं, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कैलेंडर ईयर वाले फॉर्मेट में लोगे या फाइनेंशियल ईयर वाले फॉर्मेट में लोगे। कैलेंडर ईयर का फॉर्मेट क्या होता है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे होगे तो 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल का 31 मार्च। तो तुम कोई भी एक अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो कर सकते हो। तो तुम अगर अपना कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे होगे तो तुम 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर का हिसाब रखोगे और 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना करके काम करोगे। और अगर तुम 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे होगे तो 1 अप्रैल से लेकर के जो भी ट्रांजैक्शन करोगे अगले साल का 31 मार्च तक उसको रिकॉर्ड करोगे और ईयर एंड पर जाकर के अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। हाँ, अब कुछ इंटरनल रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए देखो कभी कभी होता है, अब जैसे मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको तो डेली बेसिस पर डिसीजन लेना है। अब मैनेजमेंट को अगर तुम टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो तुम अपने मैनेजमेंट के पर्पस के लिए तुम चाहो तो 3-3 महीने में भी तुम काम कर सकते हो। मतलब 3 महीने का ट्रांजेक्शन हुआ, 3 महीने के एंड में जाकर के तुम अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके देख लिए कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है, ताकि मैनेजमेंट टाइम टू टाइम डिसीजन ले सके। देखो 12 मंथ का समय तो काफी लंबा समय हो जाता है ना जी। इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तुम अगर टाइम टू टाइम अपना प्रोग्रेस को नहीं चेक करोगे तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो तुम इंटरनल रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए 2 महीना 3 महीना का भी अकाउंटिंग कर सकते हो। बट हाँ, आउटसाइडर्स के लिए जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है, मतलब हमको अपने जो यूजर्स लोग को प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए कितने मंथ का रिपोर्ट चाहिए, 12 मंथ का रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल मतलब पूरा, डिस्क्लोजर मतलब बताना। मतलब क्या, हम लोग अकाउंटिंग जो करेंगे तो हम लोग को सारा बात बताना है, हम लोग को सारा बात बताना है, सारे ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन को छुपाना नहीं है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि तुमको कोई भी बात छुपाना नहीं है, कोई भी बात छुपाना नहीं है, अपने सारे ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है। क्यों, अगर तुम कोई भी चीज को छुपाओगे तो सामने वाला पर्सन डिसीजन नहीं ना ले पाएगा। अगर कोई पर्सन है इन्वेस्टर जो तुम्हारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और तुम उसको बहुत सारा बात छुपा लोगे तो फिर वो डिसीजन कैसे लेगा। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि भैया फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम से काम करो, हर बात सामने वाले को बताओ ताकि वो सही तरीके से डिसीजन ले पाए। According to this principle, financial statement should completely disclose all the significant information relating to the economic affair of the enterprise. अपने बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट बात को, significant information को तुमको डिस्क्लोज करना है। The disclosure can be done either in the financial statement. डिस्क्लोजर कहाँ करना है, अब जो भी एसेट्स लाइबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस है, वो तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो ही जाएगा, और कुछ बात को हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे फुटनोट बना करके भी शो करना है। मतलब कोई बात ऐसा है जो बैलेंस शीट के अंदर में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में रिकॉर्ड नहीं होता है, और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो तुमको उसको अलग से शो करना होगा। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे कंपनी के ऊपर कोई केस कर दिया है, तुम्हारे कंपनी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, तो ये बात भी बताना जरूरी है। बिकॉज सामने वाला इन्वेस्टर तुम्हारे कंपनी में पैसा लगाने का सोच रहा है करोड़ों रुपया, और तुम्हारे ऊपर कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, तो ये बात अगर तुम नहीं बताओगे तो सामने वाला तो फंस जाएगा। सामने वाला पता चला तुम्हारे कंपनी में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया और तुम्हारा कंपनी के ऊपर तो ऐसे कोई केस चल रहा है, तो तुमको हर बात सामने वाले को डिस्क्लोज करना है। या तो डिस्क्लोजर इटसेल्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में ही बताओगे, या तो अलग से नीचे फुटनोट बना करके दिखाओगे। लाइक इन केस ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी और नोट टू अकाउंट इन केस ऑफ कंपनी। अभी क्या बोलता है, एक होता है जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, ऐसा लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब एक ऐसा लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो सकता है, वो किसी ऐसे इवेंट पर डिपेंड करता है जो अभी सर्टेन नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरे कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, अब हम हारेंगे तो हमको हर्जाना भरना पड़ेगा, अगर हम नहीं हारेंगे तो भरना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा अभी लायबिलिटी नहीं है, ये लायबिलिटी हो सकता है, अगर हम केस हारेंगे तो हमको पैसा देना पड़ सकता है। तो ये मेरे लिए क्या है, एक तरह का कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो अभी ये मेरा लायबिलिटी नहीं है, तो अगर अभी मेरा ये लायबिलिटी नहीं है तो हम बैलेंस शीट में क्यों शो करेंगे। जब तक हम केस नहीं हारे तब तक तो हम इसको अपना लायबिलिटी क्यों माने। अगर हम अपने इसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे तो सामने वाला पार्टी तो बोलेगा तो खुद ही केस हार मान के। तुम खुद से सोचो, तुम अपने बैलेंस शीट में किसी चीज को लायबिलिटी दिखा दोगे तो सामने वाला पार्टी तो मजबूत हो जाएगा। वो क्या सोचेगा, अरे तो खुद ही मान लिया कि हमको पैसा देना है, तो हम उसको क्यों लायबिलिटी माने। मेरे ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो केस चलने दो, हारेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं हारेंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। तब तक वो क्या है, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्या, जो कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है। कोर्ट का फैसला फेवर में आएगा तो नहीं देंगे, फेवर में नहीं आएगा तो पैसा देना पड़ेगा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में तो नहीं दिखा सकते क्योंकि मेरा एक्चुअल लायबिलिटी अभी नहीं है। बात अगर इंपॉर्टेंट है तो इसको तुमको बैलेंस शीट के नीचे अलग से शो करना होगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर को ये इंफॉर्मेशन चाहिए। आ रहा समझ में, मतलब कि
तुमको सारे चीज को शो करना है। कहने का मतलब जो बात बैलेंस शीट के अंदर जाने वाला वो तो बैलेंस शीट के अंदर चल जाएगा, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है, लेकिन जो लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज हो सकता है, जो अभी सर्टेन नहीं है, तो अगर वो बात इंपॉर्टेंट है तो उसको भी तुमको शो करना होगा, और उसको क्या कहते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। फुल डिस्क्लोजर इज नॉट ओनली अ लीगल रिक्वायरमेंट, और हाँ ये लीगल रिक्वायरमेंट तो है, बहुत जगह स्पेसिफिक लॉ में भी लिखा हुआ है कि इस पार्टिकुलर बात को तुमको डिस्क्लोज करना है, बट इट ऑल्सो मेक्स द अकाउंटिंग सिस्टम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। अब देखो ऐसा चीज थोड़े कि हर चीज को देखो, अब जैसे हम लोग के लिए है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो सरकार कहती है कि मास्क लगाओ, तो क्या सरकार कहेगी तो ही मास्क लगाएंगे? खुद का सेफ्टी भी कुछ चीज है कि नहीं? मान लीजिए सर ठीक है लॉ नहीं बना हुआ है कि तुमको मास्क नहीं लगाओगे तो तुमको मान लीजिए जेल में डाल दिया जाएगा, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपना भी तो फर्ज बनता है कि हम लोग को मास्क लगाना चाहिए। तो वही बात है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देखो क्या है, कानून में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पार्टिकुलर चीज को तुमको डिस्क्लोज करना है, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल नहीं भी होता तो तुम खुद से सोचो ना भैया, तुमको अपना पूरा अकाउंटिंग को ट्रांसपेरेंट रखना है ना, कोई भी चीज को तुमको किसी को फ्रॉड थोड़े कर रहे हो, तुम्हारे बिजनेस में जो भी हो रहा है वो सारा इंफॉर्मेशन तुमको अपने यूजर के साथ डिस्क्लोज करना है, तो तुमको अपना फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए तुमको बात को तो ऐसे भी बताना चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही, साथ साथ हमको अपने पूरे सिस्टम को क्या रखना है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रखना, ताकि यूजर्स सही तरीके से डिसीजन ले सके। इसके बाद है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो फुल डिस्क्लोजर का कहना था कि पूरा बताओ, सब कुछ बताओ, कुछ भी छुपाना नहीं है, लेकिन मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन को बताओ, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बताओ। अभी दोनों प्रिंसिपल आपस में झगड़ा कर रहा है, फुल डिस्क्लोजर कह रहा है कि सब कुछ बताना है और मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि मटेरियल आइटम को शो करना है। अब देखो क्या चीज मटेरियल है और क्या चीज मटेरियल नहीं है, क्या चीज मटेरियल है और क्या चीज मटेरियल नहीं है, ये तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम एक ये कैलकुलेटर परचेस करके लाए, ठीक है 500 रुपीज में ये कैलकुलेटर परचेस करके लाए, तो बताओ हम इसको एक्सपेंस माने या इसको एसेट माने? एक्सपेंस माने, बताओ। हम गरीब आदमी, 500 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए, एसेट माने क्योंकि इसको सावधानी से लंबे समय तक चलाएंगे, ठीक है। तो अगर 500 रुपए का हम कैलकुलेटर खरीदे, तो एक छोटा बिजनेसमैन का बात करें तो छोटा बिजनेसमैन के लिए 500 रुपए का अमाउंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिग्निफिकेंट है, तो इसको ये क्या मानेगा, एसेट की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन सोचो जिसका बिजनेस करोड़ों में जा रहा है, जिसका बिजनेस करोड़ों में जा रहा है, तो छोटा सा एक कैलकुलेटर भी खरीद करके लाएगा, तो क्या इसको वो एसेट की तरह ट्रीट करना चाहेगा? नहीं, क्या मानना चाहेगा? एक्सपेंस मानना चाहेगा। यानी कहने का मतलब क्या, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमको अपना इंफॉर्मेशन यूजर्स के साथ ही तो शेयर करना है, तो अब डिपेंड करता है कि भैया उसको मटेरियल इंफॉर्मेशन बताओ। तुम उसको बैलेंस शीट में बोलोगे मेरे पास बैलेंस शीट में देखो ना एसेट में कैलकुलेटर है, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो तुमको मटेरियल इंफॉर्मेशन को शो करना है, तो ये कैलकुलेटर को एसेट की तरह दिखाना कोई खास इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है, तो हम सीधे इसको क्या मान लेंगे, एक्सपेंस मान लेंगे। यानी मेटेरियलिटी क्या कहता है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन को तुमको शो करना है। हाँ शो तो हमको करना ही है, ऑब्वियस बात है, अगर हम स्टेशनरी खरीद करके लाए, कैलकुलेटर खरीद करके लाए, तो फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से तो प्रेजेंटेशन तो जाएगा ही जाएगा, शो तो हमको कहीं ना कहीं करना है। हाँ मेटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि तुम इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तुम्हारे लिए अगर ये सिग्निफिकेंट आइटम है तो तुम उसको एसेट मान लो, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो तुम क्या करो, इसको सीधे क्या मान लो, एक्सपेंस मान करके खत्म कर लो, ठीक है। कई बार हम लोग के अकाउंट में आंसर जैसे पॉइंट में आ जाता है, कोई चीज का आंसर क्या आ जाता है, पॉइंट में आ जाता है, तो हम उस पॉइंट को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके बताते हैं। लाइक मान लीजिए मेरे बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है 1575 रुपया 50 पैसा, 1575 रुपया 50 पैसा। अरे तो क्या ये बात इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि तुम उसको एग्जैक्ट सामने वाले को 1575 रुपया 50 पैसा बताओगे? नहीं, तुम उसको राउंड ऑफ करके बता सकते हो ना। तो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि तुमको जो ट्रीटमेंट करोगे तो मेटेरियलिटी का ध्यान रखना कि सामने वाले पर्सन को इंपॉर्टेंट बात बताना है। तुम अब उसको पॉइंट में वैल्यू बताना चालू करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा दूसरा, मान लीजिए हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर खर्चा किए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर खर्चा किए, मान लीजिए प्रिंटिंग के ऊपर मेरा खर्चा बैठ गया 2000 रुपया और स्टेशनरी के ऊपर खर्चा बैठ गया 50 रुपया। तो क्या ये दोनों आइटम को तुम अलग अलग शो करोगे, प्रिंटिंग का खर्चा 2000 अलग और स्टेशनरी का खर्चा 50 रुपया अलग? तुम चाहो तो दोनों को जोड़ करके एक साथ लिख दो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्योंकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि तुम किसी को अलग अलग बताओगे कि प्रिंटिंग के ऊपर 2000 खर्चा हुआ, स्टेशनरी के ऊपर 50 रुपया खर्चा हुआ। तुमको डिस्क्लोज तो करना ही है, तुम गायब नहीं कर सकते हो डाटा को, लेकिन तुम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर दो, दोनों को क्लब करके एक साथ दिखा दो, तो भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी मेटेरियलिटी ये कहता है कि तुम जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे तो ध्यान में रखना जो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बात इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम उसका ध्यान उसी तरह से रखो। जैसे स्टेशनरी खरीदे और स्टेशनरी का वैल्यू उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है तो तुम उसको सीधे क्या मान लो, एक्सपेंस मान लो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि स्टेशनरी का वैल्यू ज्यादा है तो तुम उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हो, एसेट की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है।
According to this principle, all relatively relevant item, the knowledge of which might influence the decision of the user of the financial statement should be disclosed in the financial statement. मतलब हर वो ऐसा बात जिससे सामने वाले के डिसीजन पर फर्क पड़ सकता है, हर वो ऐसा बात जिससे सामने वाले के डिसीजन पर फर्क पड़ सकता है, उसको तुमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि सामने वाले के डिसीजन पर वो फर्क डाल रहा है कि नहीं। अब तुम सामने वाले को ये बताओगे कि प्रिंटिंग की है 2000 रुपए का, स्टेशनरी पे की है 50 रुपए का, तो उसको क्या उसके डिसीजन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो कहने का मतलब जो ऐसा बात जिससे सामने वाले के डिसीजन में चेंज आ सकता है, तो उस बात को तुम अलग से हाईलाइट करके उसको शो करोगे। As per materiality principle, only those items should be disclosed that have significant effect or are relevant to the user. हर वो बात बताओ जो सामने वाले के लिए सिग्निफिकेंट है, जो उसके डिसीजन को प्रभावित कर सकता है। So this principle is contradictory to the full disclosure principle. हाँ, कहने में देखने में लग रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्यों? क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सब कुछ बताओ, और मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जो मेटेरियल इंफॉर्मेशन है वो बताओ। ठीक है। An item which is significant for one enterprise may be insignificant for another. मेरे लिए हो सकता है कि ये जो कैलकुलेटर खरीदे बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इसको एसेट मान लेंगे, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन के लिए छोटा मोटा कैलकुलेटर क्या मान लेगा? एक्सपेंस मान लेगा। फॉर एग्जाम्पल, टूल कॉस्टिंग ₹5000 इज मटेरियल फॉर अ स्मॉल कार वर्कशॉप। मान लीजिए कार वर्कशॉप है, मान लीजिए कोई टूल खरीद करके लाया जिसका कॉस्ट कितना पड़ गया? 5000 रुपए का। तो उसके लिए तो भैया काफी इंपॉर्टेंट औजार हो गया, 5000 रुपए का सामान उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या मानेगा? एसेट मानेगा। लेकिन सोचो ना, एक बड़ी कंपनी, टाटा मोटर कंपनी है या कोई मारुति सुजुकी कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के वर्कशॉप में मान लीजिए 5000 रुपए का कोई टूल्स खरीद करके आ भी गया, तो उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, तो उसको क्या मान सकता है? एक्सपेंस मान सकता है। ठीक है। बट फॉर अ लार्ज enterprise like Tata Motor, it may be insignificant. So whether an item is material or not depend on its nature and amount. कोई भी आइटम सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो उसके अमाउंट से, उसके नेचर से पता चलेगा। अगर अमाउंट बहुत छोटा है, तो उसको सीधे प्रॉफिट एंड लॉस का दर्शन करा दो, लेकिन अगर अमाउंट थोड़ा बड़ा है तो तुम उसको एसेट की तरह ट्रीट करो। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, लाइक कंपनी जब फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर भारी खर्चा करती है। तो बताओ, इतना भारी खर्चा जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर किया जाता है, क्या उसको एक्सपेंस मान ले? अगर एक्सपेंस मान लेंगे तो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा और सीधे एक साल के प्रॉफिट को अफेक्ट कर देगा, प्रॉफिट के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ जाएगा। तो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? भैया ये आइटम तो काफी सिग्निफिकेंट है, इसका तुमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट मिलने वाला है, तो इतने बड़े एडवर्टीजमेंट के खर्चे को एक बार में क्यों राइट ऑफ कर रहे हो? एक बार इसको P&L का दर्शन मत दिलाओ। क्यों? ये तो बर्डन ज्यादा पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस पर, इसको एसेट मान लो। लेकिन एक्चुअली में एसेट है नहीं, तो एक तरह से फिक्टिशियस एसेट मान लिया जाता है। इसी को बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेते हैं और धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। तो ये सब मेटेरियलिटी प्रिंसिपल के कारण हो रहा है ना। तुमको लग रहा है कि आइटम अगर मटेरियल है तो उस हिसाब से शो करोगे, अगर आइटम उतना मटेरियल नहीं है तो चल बेटा सीधे कहां चल? प्रॉफिट एंड लॉस में। एक बार सुन करके निकल लो सारा प्रिंसिपल, इसलिए हम इतना दिन से नहीं पढ़ा रहे थे ये प्रिंसिपल। जब जो जहां प्रिंसिपल, जब जैसे अकाउंट सीखते जाएंगे ना, अब जैसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का काफी यूज हुआ, हर जगह पढ़ाते समय बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का बात बोलना पड़ जाता था, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का बात बोलना पड़ जाता था। उसी तरीके से ये सब जो नया प्रिंसिपल अभी सुन रहे हो ना, ये जब आएगा, लाइक जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो तुमको याद दिला देंगे कि देखो डेप्रिसिएशन को निकालने का 2 तरीका है, एक SLM और एक WDV। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? एक बार जो मेथड को फॉलो कर लिए, हमेशा वही को फॉलो करना है। इसलिए अभी खाली एक बार सुन लो, बाद में धीरे धीरे सारा प्रिंसिपल याद हो जाएगा। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में बताएंगे। हाँ, खत्म होने वाला है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, चलो एक काम करते हैं, रीड नहीं करते, हम ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं, रीड तुम लोग कर लेना। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? जो चीज तुम्हारे पास्ट से रिलेटेड है। तो बताओ, जब भी तुम कोई फिक्स्ड एसेट्स मार्केट से परचेस करके लाओगे, बिल्डिंग परचेस कर लिए, मशीन परचेस कर लिए, लैंड परचेस कर लिए, तो जितने में खरीद करके लाए हो, उतने में ही रिकॉर्ड करोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल मतलब क्या? कॉस्ट का मतलब क्या? जो तुम पेमेंट की हो एसेट को परचेस करने के लिए, उसको उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। और हाँ, अगर वो डेप्रिसिएबल नेचर का है तो धीरे धीरे उसको डेप्रिशिएट करते जाओगे, तुमको मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। According to this principle, an asset is recorded in the books at the price paid to acquire it, जो पेमेंट किए उसको खरीदने के लिए, and cost become the basis for its accounting in the subsequent accounting period.
एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन, जिस समय खरीदे उस समय जो उसका कॉस्ट पे किए उसी पर रिकॉर्ड करेंगे, एंड इज रिड्यूस्ड ईयर आफ्टर ईयर बाय चार्जिंग डेप्रीसिएशन बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट रेदर देन इट्स मार्केट वैल्यू। हमें मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हम तो भैया देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैं एक मशीन खरीद करके लाए 10 लाख का और हमको लगता है कि वो 5 साल तक चलेगा, मेरे बिजनेस में 5 साल तक चलेगा, तो हम हर साल कितना कितना राइट ऑफ करते जाएंगे, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके राइट ऑफ करते जाएंगे, ठीक है। इफ नथिंग इज पेड टू एक्वायर, हाँ अगर तुमको कोई एसेट फ्री में मिल गया है, मतलब जिसके लिए तुम पेमेंट किए ही नहीं हो, तो उसको तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो बैलेंस शीट में। इफ नथिंग इज पेड टू एक्वायर एन एसेट देन द सेम विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट रिलेट्स टू द पास्ट, इट इज रेफर्ड टू एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज एसेट्स को जब तुम खरीदे थे जिस प्राइस पर, तुमको उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, और वो कॉस्ट तो पास्ट का हो गया ना, मतलब हिस्टोरिकल हो गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये सिंपल सा प्रिंसिपल क्या बोलता है, अरे भैया जितने में खरीदोगे उतने में दिखाओ। तो ये प्रिंसिपल पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हम लोग तो अकाउंटिंग में यही ना सिखाएंगे, जो सामान जितने में खरीदे उसको अपने बुक्स में उतने में ही रिकॉर्ड करना है, मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है। देखो मार्केट वैल्यू पर क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि हर चीज का मार्केट वैल्यू तुम देखो अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए अभी हम कोई चीज, मान लीजिए टीवी है मेरे पास, हम इस टीवी को बैलेंस शीट में लिख करके रखे 50,000 रुपए का, ठीक है। आज इसका मार्केट वैल्यू कुछ हो गया, कल इसका मार्केट वैल्यू कुछ हो गया, मतलब इसका मार्केट वैल्यू हम कैसे बता पाएंगे? बार बार इसका मार्केट वैल्यू में तो फिर सब्जेक्टिव कंसेप्ट आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई जमीन है, मेरे पास कोई जमीन है जो खरीदे थे 5 लाख रुपए का, तो भैया 5 लाख रुपया तुम पेमेंट की, उसका मेरे पास एविडेंस है तो हम उसको शो कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए अचानक से कोई वैल्यू बोलेगा इसका तो कीमत मार्केट में 17 लाख हो गया है, कोई बोलेगा इसका तो मार्केट में कीमत 20 लाख चल रहा है, कोई बोलेगा इसका तो मार्केट में कीमत 15 लाख रुपया चल रहा है, तो तुम किस पर भरोसा करोगे? तुम किस वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे? तो तुम बार बार वैल्यू को चेंज ही करते रहोगे, कोई बोलेगा 15 लाख तो 15 लाख लिख दोगे, कोई बोलेगा 20 लाख तो 20 लाख लिख दोगे, कोई बोलेगा 10 लाख 10 लाख, तो फिर अकाउंटिंग कर पाओगे क्या? नहीं। इसलिए हम लोग जितने में खरीदे हैं ना भैया उतने में ही रिकॉर्ड करो, जितने में खरीदे उतने में ही रिकॉर्ड करो। अरे जब बिकेगा तो मार्केट वैल्यू में बेच करके प्रॉफिट लॉस कमा लेंगे, बार बार मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करने का क्या जरूरत? जिस समय एसेट को बेचेंगे उस समय उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? एक तरफ तो हमको अपने बिजनेस का रेवेन्यू लेना होगा, इनकम लेना होगा, और उसमें से क्या माइनस करना होगा? अपना खर्चा माइनस करना होगा। इसका मतलब जब भी अपने बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब जब भी बिजनेस का इनकम फाइंड आउट कर रहे हो, तो जो तुम रेवेन्यू ले रहे हो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितना भी खर्चा लगा गया, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना भी खर्चा है, सारे खर्चे को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट होगा। मतलब मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक साइड तुम अपना इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना भी खर्चा किए हो, चाहे उसका पेमेंट हुआ है चाहे आउटस्टैंडिंग रह गया, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना भी खर्चा लगा है, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना भी खर्चा लगा है उसको साइड बाय साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तब जाकर के हम रेवेन्यू और अपने एक्सपेंस को कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकेंगे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? हर ट्रांजैक्शन का 2 अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है, हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 अकाउंट पर फर्क पड़ता है। मतलब हर ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक को एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? डेबिट, और एक एस्पेक्ट को क्या कहते हैं? क्रेडिट। हम लोग ये जो पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन किए इसी कंसेप्ट पर तो किए, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक बार मान लीजिए एलएचएस पर फर्क पड़ रहा था तो एक बार कहीं आरएचएस पर फर्क पड़ जा रहा था, मतलब हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। किस कंसेप्ट के कारण? डुअल एस्पेक्ट के कारण। इसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? माल बेच करके जो पैसा आया उसको रेवेन्यू कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में इनकम कह सकते हो। रिकॉग्निशन का मतलब होता है उसको रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्ड करना। तो बताओ तुम रेवेन्यू को अपने बुक्स में कब रिकॉर्ड करोगे, रेवेन्यू को बिजनेस में कब रिकॉर्ड करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनवरी में किसी को गुड्स सेल कर दिए, जनवरी में गुड्स किसी को सेल कर दिए और पेमेंट हमको फरवरी में मिला, तो बताओ ये रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जनवरी में कि फरवरी में? जनवरी में। ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। सर एक्रूअल एजम्पशन भी तो वही था, तो ये अलग से क्या? हाँ, एक्रूअल एजम्पशन तो ओवरऑल रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों के लिए बात करता है कि हमको अपने रेवेन्यू को और अपने एक्सपेंस को पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए, एक्चुअल सेटलमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल भी वही बात बोल रहा है, बट ये पार्टिकुलरली किसको लेकर के बोल रहा है? रेवेन्यू को लेकर के बोल रहा है कि अगर हम किसी को माल दे चुके हैं, किसी को सर्विस दे चुके हैं और उससे पैसा लेने का मेरे को राइट आ गया है, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, पैसा भले बाद में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हम उधार में किसी को माल बेचे तो भी उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये और एक्रूअल एजम्पशन दोनों का कहना तो सेम ही है।
वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि तुम जब भी अकाउंटिंग करोगे, मान लीजिए तुम किसी कंपनी के अकाउंटेंट हो, ठीक है, और कोई पर्सन आता है, बोलता है भैया अभी मार्केट गए थे बिजनेस के काम से और मेरा 50 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, लिख लीजिएगा। मत लिखना, तुम बोलोगे प्रूफ दो। हो सकता है खर्चा हुआ होगा 40 रुपया और वो बढ़ा करके कितना लिख रहा है, 50 रुपया। तो जब भी तुम कंपनी में अकाउंटिंग करोगे तो कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले सबसे पहले क्या मांगोगे, प्रूफ। यानी हर ट्रांजेक्शन को अगर रिकॉर्ड करोगे तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। वही है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा था, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि समझदार बनो, समझदार बनो। समझदार का मतलब क्या होता है, पहले हम समझदार का मतलब बताते हैं। सपोज करो आज तुम्हारा एग्जाम हुआ, बोर्ड का एग्जाम हुआ, ठीक है, एग्जाम दे करके घर आए, आंसर मिला है, तुमको लगा कि लटकने वाले हो, पेपर अच्छा नहीं गया है, तो क्या करोगे, रिजल्ट आने का वेट करोगे या अपना कंपार्टमेंट देने का तैयारी स्टार्ट कर दोगे, कंपार्टमेंट देने का तैयारी स्टार्ट कर दोगे। तो समझदारी यही कहता है कि अगर तुमको कोई फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, अगर तुमको फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है तो उसके लिए तैयारी आज से चालू कर दो, आज से तैयारी चालू कर दो। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे, बुरा मत मानना, हमारे इंडिया में ये सिस्टम चलता है, अगर घर में लड़का पैदा हुआ, घर में लड़का पैदा हुआ तो क्या होता है, खूब जोर शोर से पार्टी सार्टी होता है, खूब होता है। घर में लड़की पैदा होती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ये गलत बात है। आज के डेट में लड़का लड़की वो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। घर में लड़की पैदा होती तो भैया पार्टी सार्टी वहां भी होता, वो नहीं है। लेकिन पेरेंट्स थोड़े से ना कंजर्वेटिज्म हो जाते हैं। कंजर्वेटिव मतलब क्या, अब पैसा बचाना चालू कर देते हैं, करते कि नहीं, क्यों पैसा बचाना चालू कर देते हैं, हाँ जो बोलो तुम, दहेज बोलो चाहे तो उसको तुम जो बोलो, ये सिस्टम चल रहा है। घर में लड़की पैदा हुई, खुशी दुख वो एक अलग मैटर है, लेकिन पेरेंट्स थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं। अब पता है कि 20, मतलब सोचो ना कितना लंबा लेकर के चल रहे हैं। जब बेटी अभी तो पैसा ली है, बेटी बड़ी हो जाएगी, अभी से उसका LIC ले लिए, अभी से LIC का पॉलिसी वगैरह ले लेते, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट सोचो करके रखे। तुम लोग के नाम पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा तुम लोग को भी नहीं पता, सब शादी के समय में पता चलेगा पैसा कहाँ से आने वाला है। तो सोचो पेरेंट्स कितने ज्यादा समझदार हो जाते हैं उस सिचुएशन में। और लड़का हुआ तो ले पैसा उड़ाए जा रहे हैं, पैसा उड़ाए जा रहे हैं, नहीं। तो देखो समझदारी यही कहता है कि अगर तुमको फ्यूचर में किसी को पैसा देना है, फ्यूचर में किसी को पैसा देना है, फ्यूचर में अगर कुछ तुमको नुकसान होने वाला है तो पैसा आज ही जोड़ना चालू कर दो, क्योंकि एक बार में उतना मोटा पैसा आने वाला नहीं है। और दूसरा, अगर तुमको लगता है कि फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला है, तुम्हारा लॉटरी लगने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही पैसा उड़ाना चालू कर दो। तुमको फ्यूचर में अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उसके लिए तुम आज ही पैसा जोड़ना चालू कर दो। लेकिन अगर तुमको कोई फ्यूचर में फायदा होने वाला है तो फायदा होने वाला तो उसको क्या करो, इग्नोर करो। जब फायदा होगा तब का तब देखा जाएगा, जब फायदा होगा तब का तब देखा जाएगा। जैसे घर में मान लीजिए शादी का कार्ड आया, घर में शादी का कार्ड आया, अब मान लीजिए शाम को जाना है, ठीक है, सुबह कार्ड आ गया और हम लोग को पार्टी में कब जाना है, शाम को। पूरा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्या करते हैं, दिन में खाना खाना ही नहीं है, दिन भर खाना खाना ही नहीं है, सीधे जाना है पार्टी में दबा करके खाएंगे। पूरा ओवर एक्साइटेड हो गए, सुबह से ही ड्रेस चेंज कर करके देख रहे शीशा में जाकर के कैसे लग रहे हैं। भैया ओवर एक्साइटेड होने का जरूरत नहीं है। पता चला कैंसिल हो गया प्रोग्राम, तो तुम तो मन बना करके बैठे थे कि जाएंगे, लेकिन पापा शाम को करके आकर क्या बोले, कोई नहीं जाएगा सिर्फ हम जाएंगे, सारा अरमान पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए तुमको लॉटरी का टिकट खरीद लिए, लॉटरी का टिकट खरीद लिए और रात को तुमको सपना आ गया, 10 डिजिट का लॉटरी का नंबर था, रात को सपना आ गया तुम्हारा ही 10 डिजिट का वो लॉटरी का नंबर मैच किया। तुम सुबह उठे अपने फ्रेंड लोग को बता दिए कि अरे यार एक लॉटरी का टिकट खरीदे था ना, हमको सपना आया है। और सुबह वाला सपना जो सुबह था, सुबह का सपना सच हो जाता है। अरे तो भाई सुबह वाला सपना तो भाई पक्का सच होगा ही होगा। दोस्त लोग भी चढ़ा दिया, हाँ भाई तुम्हारा तो ऐसे भी लक अच्छा ही है, पार्टी दे दे भाई, चल शाम को पार्टी दे दे। मत देना गलती से भी पार्टी, ओवर एक्साइटेड होने का जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में। स्कूल में बचपन में जाते थे, कॉपी छूट गया, मैडम बोली थी होमवर्क बना करके आने और कॉपी छूट गया। अब मैडम क्या बोलती मालूम है, एक बच्चा को बोलती है जाओ तो डस्टर लेकर के आओ, तो स्टिक लेकर के आओ। होता था ना, एक क्लास का एक बच्चा सबसे हम क्या होता था, बदमाश होता था, मतलब पढ़ने में तो तेज होता था और उसको मैडम क्या कर देती थी, मॉनिटर बना देती थी क्लास का और उसको बोलती थी स्टिक लेकर के आने घर से। अब क्या होता था, अब हम लोग होमवर्क नहीं बनाए हैं तो
मैडम बोले कि चलो सबको अपना कॉपी निकाल कर रखो, ठीक है, अब पढ़ाई खत्म हो गया, अब ऐसा डिस्कस करेंगे कि मैडम बोली सबका कॉपी चेक करेंगे कि कौन कौन होमवर्क बनाए, कौन कौन होमवर्क नहीं बनाया, और इधर से उसको भेज दी जाओ स्टिक लेकर के आओ। अब तुम पीछे वाले रो में खड़े हो, मतलब 4-5 बेंच के बाद तुम्हारा नंबर आने वाला है, अब तुम होमवर्क नहीं बनाओ, क्या करोगे? नहीं, उतना सा कम समय में होमवर्क नहीं बनने वाला, क्या करोगे? पता है कि पिटाई लगने वाला है, हाथ को ऐसे ऐसे करना चालू कर देते हो, या एकदम रोने जैसा एकदम मासूम चेहरा, मतलब तुमसे मासूम दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा मासूम चेहरा बना लोगे, या ऐसा मतलब नौटंकी करना चालू कर दोगे कि तुम्हारा पेट खराब है, सर में दर्द हो रहा है, तुमको अगर कोई गलती से हाथ भी लगा दे तुम बेहोश हो जाओगे। मतलब ऐसा हम लोग कर लेते हैं कि मैडम आई मारने के लिए, तुम्हारा शक्ल देख करके बोले क्या तुमको क्या मारेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको पता है पिटाई लगने वाला है, कुछ जुगाड़ लेकर के चलो, पिटाई लगने वाला है, कुछ जुगाड़ लेकर के चलो। घर में कभी कभी बदमाशी करते हैं, मम्मी बोलती आने दो पापा को, फिर बताते हैं क्या करोगे, पता है पिटाई लगने वाला, एक ड्रेस पहन ली, उसके ऊपर एक स्वेटर पहन लिए, एक जैकेट पहन लिए, क्यों पहन लेते हो इतना सारा? पिटाई लगने वाला, थोड़ा जुगाड़ लेकर के चलना है, नहीं तो बड़ा कस के लगने वाला है। यही प्रिंसिपल क्या है? प्रूडेंस। अभी तुम इसको बिजनेस में लगा करके देखो, तुम मान लीजिए तुम्हारे कंपनी के ऊपर कोई केस कर दिया, मान लीजिए तुम कोई प्रोडक्ट बेचे थे, उस प्रोडक्ट में मान लीजिए कुछ खराब निकल गया, सामने वाले को कुछ नुकसान हो गया, वो तुम्हारे ऊपर केस कर दिया कि माल में मिलावट है, सामान में मिलावट है, कुछ भी केस कर दिया। अब तुम भी केस कर दिए, इधर से कोर्ट में केस चल रहा है। अब तुमको लग रहा है कि तुम्हारा पलड़ा भारी नहीं है, तुम हार सकते हो, तो क्या करोगे? वेट करोगे हारने का? नहीं, तुम क्या करोगे? पैसा जोड़ना चालू कर दोगे, क्योंकि जैसे कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो कोर्ट तो अपना ऑर्डर दे देगा कि 7 दिन के अंदर में तुमको मुआवजा पेमेंट करना है। अचानक से पैसा कैसे मैनेज करोगे? तो तुमको क्या करना चाहिए? उसके लिए जुगाड़ लेकर के चलना चाहिए, पैसा जोड़ करके चलना चाहिए। अब ये जो तब से हम पैसा जोड़ने वाला बात कर रहे हैं, इसी को हम लैंग्वेज में अकाउंट्स में क्या बोलेंगे? प्रोविजन। क्या बोलेंगे? प्रोविजन। मतलब तुमको लग रहा है कि नुकसान तुम्हारा होने वाला है फ्यूचर में, तुमको तुम्हारे ऊपर कोई लायबिलिटी चढ़ने वाला है, तो तुम आज ही पैसा जोड़ना चालू कर दो, आज ही तुम प्रोविजन बनाना चालू कर दो। अब पढ़े, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या? जो फ्यूचर में हो सकता है, शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आज ही उसको रिकॉर्ड कर लो। कैसे? प्रोविजन बना लो उसके लिए। बट ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, एंटिसिपेटेड मतलब तुमको लग रहा है कि तुमको कोई फायदा हो सकता है, शुड बी इग्नोर। लॉटरी का टिकट खरीद लिए, तुमको लग रहा है कि लॉटरी तुम ही जीतोगे, कोई बात नहीं, जब जीतोगे तब का तब देखा जाएगा, अभी उसको रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल प्रोविजंस आर मेड फॉर ऑल नोन लायबिलिटी। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा साइड कर लेते हैं, मतलब पैसा जोड़ना, हिंदी में ही ना बोलेंगे, पैसा जोड़ रहे हैं, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा ले रहे हैं, प्रोविजन बना ले रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? फॉर ऑल नोन लायबिलिटीज। नोन लायबिलिटी का मतलब क्या? तुमको पता है तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर एक लायबिलिटी आने वाला है, मान लीजिए तुम्हारे ऊपर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और तुम हार जाओगे तो तुमको पेमेंट करना पड़ सकता है, तो तुमको पता है कि तुम्हारे ऊपर एक लायबिलिटी आने वाला है एंड लॉसेस होने वाला है, इवन दो देयर अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। हाँ, तुमको ये नहीं पता कि अमाउंट एग्जैक्ट कितना होगा, अमाउंट सर्टेन नहीं है कि कितना होगा, लेकिन हाँ तुमको ये पता है कि तुम्हारे ऊपर एक लायबिलिटी फ्यूचर में आने वाला है, तुमको एक नुकसान होने वाला है, अमाउंट तुमको एग्जैक्ट नहीं पता, तो एक रफ एस्टीमेट से तुम एक प्रोविजन बना लो, एक रफ एस्टीमेट से तुम एक प्रोविजन बना लो। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है? तुम एक कंपनी है, कंपनी अपना प्रोडक्ट कैश बेसिस पर भी बेचती है और क्रेडिट बेसिस पर बेचती है, उधार में माल बेचते हैं। तो बताओ, जब तुम उधार में माल बेचते हो, क्या जरूरी है कि सारा पैसा रिकवर हो जाएगा? भैया बिजनेस में रिस्क है, तुम उधार में माल बेचोगे, कुछ परसेंटेज पैसा डूबेगा ही डूबेगा। लाइक हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन में भी क्या जरूरी है कि सारे बच्चे फीस दे देंगे? हम ये नहीं बोल रहे कि बच्चे ईमानदार नहीं, सारे बच्चे ईमानदार होते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा चांस रहता है, जैसे कोई बच्चा आखिरी जाते जाते तक मान लीजिए ट्यूशन छोड़ दिया, कुछ पैसा डूब गया, या कोई बच्चा चलो ठीक है बेईमानी निकल गया, पेमेंट नहीं किया पढ़ने के बाद, थोड़ा सा तो हर बिजनेस में रिस्क रहता ही रहता है कि कुछ पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो एक बिजनेसमैन को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर इतना तो आइडिया लग ही जाता है ना भैया कि कितना परसेंटेज पैसा हर साल डूब रहा है। जैसे हम मान लीजिए पिछले 10 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है कि हम जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें से 5 बच्चा ऐसा है जिसका पेमेंट डूबता है, मान करके चल रहे हैं कि 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 5 बच्चे का पैसा जो है मेरा डूबेगा ही डूबेगा। तो भैया हम उसके लिए अलग से रोएंगे नहीं, हम मान करके चल रहे हैं कि मेरा 5 बच्चे का पैसा डूबेगा, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना करके चलते हैं, उसके लिए पहले से प्रोविजन बना करके चलते हैं। अरे भैया मौसम खराब है, मौसम तेज हवा चल रहा है, बिजली कड़क रहा है, तुमको पता है कि बारिश होने वाला है और तुमको मार्केट जाना है कोई सामान लाने के लिए,
अब तुमको आधा घंटा लगेगा मार्केट जाकर के आने के लिए और तेज हवा चल रहा है, मतलब 5 मिनट के बाद लग रहा है बारिश हो ही जाएगा, तो तुम क्या करोगे? रिस्क लेकर के निकलोगे कि घर से छाता लेकर के निकलोगे? छाता लेकर के या रेनकोट लेकर के निकलोगे। तो वही तो पूरा प्रोविजन का कंसेप्ट है कि बारिश होने वाला है, मौसम खराब है, तो घर से निकलोगे तो क्या छाता लेकर के निकलोगे। बचपन में एगो पोएम भी पढ़ते थे ना, एगो पोएम था ना बारिश वाला, कोई पोएम याद है? तुम लोग कोई पोएम याद नहीं किए हो जी? बारिश हुई छम छम छम, छाता लेके निकले हम। गाना नहीं, पोएम था। अरे ये पोएम था, गाना कहाँ था? ये पोएम था ना, पढ़े हैं हम लोग। हाँ, तो वही ये छाता लेकर के निकलना है, मतलब प्रोविजन बना करके चलना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब क्या? तुम्हारे कुछ डेटर से पैसा डूब सकता है, कुछ डेटर से पैसा डूब सकता है। तो जितना तुमको लग रहा है कि पैसा डूबने वाला है, उतना तुम आज ही प्रोविजन बना करके चलो, ताकि तुमको कल को दिन पैसा डूब भी जाए ना तो तुमको दुख नहीं होगा। इज मेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज मेड इन एंटीसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट, जो तुमको बैड डेब्ट हो सकता है। एक और एग्जांपल है, जो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, ईयर एंड पर जो माल बच जाता है, उसका वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं? इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास स्टॉक बच गया ईयर एंड पर, अब तुम उसको जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे, ऑल्दो स्टॉक हमारा एसेट है, बट किस प्राइस पर रिकॉर्ड होगा? स्टॉक खरीदे थे, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था मान लीजिए 10,000, और आज उसका मार्केट में नेट रियलाइजेबल वैल्यू है मात्र 8,000। खरीदे कितने में थे? 8,000, बट मार्केट डाउन चल रहा है, मेरा प्रोडक्ट का मार्केट का वैल्यू गिर के कितना हो गया है? 8,000 रुपया। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो तुम उसको 8,000 में नहीं रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि तुमको पता है स्टॉक को तो बस कल ही बेचना है। स्टॉक क्या होता है? हमारे गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है, जिसको हम जल्दी से जल्दी बेच करके खत्म करेंगे। तो अगर तुम्हारे स्टॉक का मार्केट वैल्यू गिर गया है, तो इट इज बेटर उसको रिकॉर्ड कर लो किस वैल्यू पर? एनआरवी पर रिकॉर्ड कर लो। इट मींस अपने बिजनेस के स्टॉक को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस या उसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इट लीड टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। कंपनी जानबूझ करके ज्यादा प्रोविजन बना करके चलेगी, मतलब इस तरह से दिखाएगी कि अरे हमको ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो ज्यादा प्रोविजन बनाएंगे। तो ज्यादा प्रोविजन बनाने से मालूम है क्या होगा? प्रोविजन बनाने से क्या होता है? तुम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल करके साइड कर लेते हो। तो हर बार तुम ज्यादा प्रोविजन बनाओगे तो ज्यादा प्रॉफिट से पैसा निकाल करके साइड करते जाओगे, तो धीरे धीरे तुम पैसा को तो छुपा ही रहे हो। मतलब एक्चुअली में तुम्हारा कंडीशन खराब नहीं है, एक्चुअली में तुम्हारा कंडीशन खराब नहीं है, तुम छुपा रहे हो, तुम पैसे को क्या कर रहे हो? छुपा करके चल रहे हो। हाँ, अब वो कंपनी का अपना पॉलिसी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम प्रॉफिट कमाए, सपोज करो 10 लाख रुपए, हमको टैक्स किस पर देना पड़ेगा? 10 लाख पर। लेकिन हम प्रोविजन ज्यादा बना देंगे, तो प्रोविजन एक तरह से खर्चा के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। तो ज्यादा प्रोविजन बनाने लगेंगे, तो हम ज्यादा खर्चा शो करेंगे, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, इट में लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी। हाँ, तुम जानबूझ करके ज्यादा प्रोविजन बना करके दिखा रहे हो, मतलब अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा करके दिखा रहे हो। एक्चुअली में उतना लाइबिलिटी है नहीं। मतलब कहने का मतलब हम लोग प्रूडेंस कंसेप्ट का इस्तेमाल विंडो ड्रेसिंग के लिए कर सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करने के लिए हम लोग इस प्रूडेंस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, मतलब जितना जरूरी है उतना ही प्रोविजन बना करके चलो। जरूरत से ज्यादा प्रोविजन बनाने से क्या होगा? तुम एक तो सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करते जाओगे, और दूसरा तुम अपने लायबिलिटी को ओवर स्टेट करके दिखाओगे। बट भैया अकाउंटिंग का उसूल है कि हम लोग को ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना होता है। तो तुम क्यों लायबिलिटी को बढ़ा करके दिखाना चाहते हो और क्यों रिजर्व्स बनाना चाहते हो? सीक्रेट रिजर्व नहीं बनाना। ठीक है, कंप्लीट हो गया एक राउंड। हम 2 मिनट में जो बोल रहे खाली सुन लेना। ठीक है, लास्ट का 2 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाद में जब तुम लोग को भी वीडियो को देखना होगा तो लास्ट का 2 मिनट देख लेना। इस पूरे चैप्टर में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग 2 मेन टॉपिक पर बात किए, एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में हमारे पास 3 एजम्पशंस है, पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा एक्रूवल। गोइंग कंसर्न एजम्पशन का कहना है कि हम लोग मान करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस चलता है तो लंबे समय तक चलता ही रहेगा। इसी कंसेप्ट के कारण हम लोग अपने एसेट्स को करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई कर पाते हैं, लायबिलिटी को करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई कर पाते हैं, एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई कर पाते हैं। गोइंग कंसर्न के बाद दूसरा प्रिंसिपल था, दूसरा एजम्पशन था कंसिस्टेंसी एजम्पशन, जो कहता है कि एक बार जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग मेथड या अकाउंटिंग टेक्निक को अडॉप्ट कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी को तुमको फॉलो करना है, बार बार अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज नहीं करना है। लेकिन ये प्रिंसिपल बिल्कुल भी ये नहीं बोलता कि चेंज कर नहीं सकते हो। चेंज कर सकते हो कब? अगर लॉ में कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई ऐसा आ जाए, या लगता है कि चेंज करने से ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर पाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट
स्टेटमेंट में तो तुम चेंज कर सकते हो। एक्रूअल अजम्पशन क्या कहता है कि अपने ट्रांजेक्शन को पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे, सेटलमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करोगे। जो ट्रांजेक्शन जिस पीरियड का उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर हम लोग कई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को देखे। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। टोटल 11 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कहता है बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। ट्रांजेक्शन किसके नजर से रिकॉर्ड किया जाएगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऑनर को तो एकमात्र क्रेडिटर के नजर से देखा जाता है, मतलब बिजनेस के नजर से देखा जाए तो ऑनर बिजनेस का क्या है? एक क्रेडिटर है। ऑनर बिजनेस में जो पैसा लगाया कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस के लिए, वो क्या एक तरह का लायबिलिटी है। ठीक है, हम लोग ये कंसेप्ट को फॉलो करते हैं ताकि पर्सनल ट्रांजेक्शन को और बिजनेस ट्रांजेक्शन को मिक्स ना किया जा सके और बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट किया जा सके। दूसरा प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का कहना है कि हम अपने बिजनेस में उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ द स्टाफ, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इस सबको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तीसरा है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि मेरे बिजनेस के पूरे लाइफ को छोटे छोटे इंटरवल में बांट लो ताकि तुमको टाइम टू टाइम अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस पता चल सके। और जनरली हम लोग ये पीरियड कितना लेकर के चलते हैं? 12 मंथ का लेकर के चलते हैं। 12 मंथ का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और 12 मंथ के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन जान लेते हैं। अकाउंटिंग पीरियड तुम 1 साल का लेकर के चलोगे, चाहे वो कैलेंडर ईयर का हो चाहे फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसके बाद और प्रिंसिपल कौन सा था? अकाउंटिंग एंटिटी हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हो गया। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि तुमको अपने सारे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सारे मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। अब क्या चीज मटेरियल है, क्या चीज मटेरियल नहीं है, वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। एक आइटम जो मेरे लिए मटेरियल है हो सकता है सामने वाले के लिए मटेरियल नहीं हो। छोटे से कार वर्कशॉप में अगर 5,000 रुपए का टूल भी खरीद करके लाया जाएगा तो बहुत बड़ा माना जाएगा, उसको एसेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बट बड़े बड़े कंपनी में वही 5,000 रुपए का छोटा सा टूल खरीद करके लाया जाएगा, उसको एक खर्चे की तरह ट्रीट किया जा सकता है। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें अपने बिजनेस में समझदारी को फॉलो करना चाहिए। समझदारी मतलब क्या? अगर तुमको लगता है कि फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, तुम्हारे फ्यूचर में कोई लायबिलिटी आने वाला, तो आज ही पैसा जोड़ना चालू कर दो, मतलब प्रोविजन बनाना चालू कर दो। लेकिन अगर तुमको कोई लगता है कि फ्यूचर में गेन होने वाला है तो उस गेन को इग्नोर करो, जब होगा तब का तब देखा जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब तुम फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करके लाओगे तो जितना प्राइस पे किए हो ना उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे, मार्केट वैल्यू से लेना देना नहीं है। हाँ, समय दर समय धीरे धीरे वैल्यू जो कम हो रहा है तुम उसको डेप्रिशिएट करते जाओगे और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए खर्चे की तरह ट्रीट करते जाना। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक तरफ तुम अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस रेवेन्यू में से उस पार्टिकुलर ईयर का सारा खर्चा को भी माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रॉफिट पता चलेगा। रेवेन्यू में से खर्चे को माइनस करोगे तभी ना क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। डुअल एस्पेक्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, एंड एज पर द डबल एंट्री सिस्टम हमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना होता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू को बिजनेस में कब रिकॉर्ड करेंगे? जब एक्चुअली में माल बेच दिए, गुड्स का डिलीवरी हो गया और सामने वाले पर्सन से श्योरिटी है कि पैसा मिल जाएगा, तो हम लोग रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्रेडिट सेल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर सामने वाले पर्सन से हमको पैसा मिल जाएगा, लगता है ऐसा तो। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि जब भी तुम बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो उसका डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए, मतलब एवं ही अपने मन से कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पुख्ता उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, इतना 11 प्रिंसिपल था। कंप्लीट ये चैप्टर।